गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 3 मई और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहला क्या है, देखिए यहाँ पे है परिवार भारतीय नागरिक होने का दावा कर रहे थे। अभी आप देखे होंगे यहाँ पे एक न्यूज़ आया हुआ है, जो कश्मीर है वहाँ पे एक पाकिस्तानी परिवार है, ठीक है, जो वीजा लेके भारत में आया था। लेकिन वो भारत का जो है ना पासपोर्ट भी बनवा लिया है और आधार कार्ड भी, और यहाँ पे नागरिकता को लेकर ये मामला कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जहां से एग्जाम में पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा ये वाला, ये शब्द देख रहे हैं ना, नागरिक, सिटीजन, यहाँ से पूछा गया है एग्जाम में, पूछा भी जाएगा। हमारे संविधान के भाग 3, माफ कीजिएगा भाग 2 में, ठीक है, पार्ट 2 में आपको नागरिक के बारे में प्रावधान देखने को मिलेगा। आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल याद रखिए 2 से 11 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और नागरिक जो सब्जेक्ट है ना, ये संसद का है, मतलब इस पे सिर्फ केंद्र कानून बनाएगी और कोई नहीं। ठीक है, केंद्र कानून बनाएगी, ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। बहुत लोग जो है ना कंफ्यूज कर जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। और हाँ, एक और बात बता देते आपको कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है किसी देश का नागरिक बन जाता है। सपोज कीजिए जो पहले भारत का नागरिक था, ठीक है, लेकिन उसने जो है ना अमेरिका का सिटीजन ले लिया। क्या ले लिया? अमेरिका का सिटीजन ले लिया है। तो अब वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, वो उसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप चलता है, ना कि डुअल। जैसे अमेरिका में आप देखोगे डुअल सिटीजनशिप चलता है, वहां पे स्टेट का अलग नागरिकता चलेगा और केंद्र का अलग नागरिकता चलेगा। ठीक है, तो ये फैक्ट को आप याद रखेंगे, एग्जाम में विभिन्न तरीके से पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट मूव करें। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, ये पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है बिना किसी फी का या निःशुल्क तौर पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अपना फीडबैक देना ना भूले। कुछ लोग दे रहे हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें प्रमुख नाम है नेहा जी का, ठीक है, अंजलि जी का, गोपाल जी का, जितेंद्र जी का, ठीक है, और भी 2-3 नाम है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा उनका नाम। ओके, चलिए फिर यहाँ पर बात करेंगे। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने जो है आतंकवाद के माध्यम से भारत पे हमला किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिकी जितने भी जो प्रशासन है वो बोला भारत के साथ खड़े हैं, आतंकवाद से लड़ने के लिए हम भारत को पूरी तरह से समर्थन करते हैं और भारत अपनी रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वाला याद रखिएगा, मार्को रूबियो याद रखिएगा। ये कौन है? तो विदेश मंत्री, जैसे हमारे देश का विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर, उसी प्रकार मार्को रूबियो है, याद रखिएगा। एक तरफ कंट्री का नाम दे देगा और अमेरिका से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब बिहार का आप देख लो, बीपीएससी का देख लो, यूपीपीसीएस का देख लो, एमपीपीसीएस का या जेपीएससी का, वहां पे आपको क्वेश्चन जो है ना अमेरिका से 2-3 प्रश्न देखने को मिलेगा, हर साल देखने को मिलता है, मेंस में हो चाहे प्रीलिम्स में हो। ठीक है, आपने बीपीएससी के एग्जाम में देख लिया कि पीटी का जब एग्जाम हुआ था, तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो चुनाव के समय जो है ना संबोधन कर रहे थे, तो उनपे हमला हो गया था और कान के पास उनको गोली लगा था। तो जिस जगह पे घटना हुआ था ना, वो घटना वाला क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, दूसरा मेंस में आइए, जब वो राष्ट्रपति चुने गए ना, तो उनका राष्ट्रीय स्तर पे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रभाव पड़ा, तो ये क्वेश्चन में पूछ लिया गया। तो अमेरिका से क्वेश्चन 2-3 को रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग हर एंगल से ध्यान में रखिएगा, और वो एंगल हम आपको हाईलाइट कर देते हैं, कम से कम उसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन देख के आप एलिमिनेशन करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने बताया था कि जगह को याद रखिएगा, और वही जगह एग्जैक्ट पूछ लिया था, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड वही चल रहा है अभी। और मुझे जो अनुभव है, मैंने पूरा प्रीवियस ईयर को यहाँ पे जो है ना अच्छे से एनालिसिस करके आपके सामने यहाँ पे फैक्ट को रखते हैं, ताकि आप लोग जो है ना कम समय में एग्जाम को क्रैक कर सके। तो मार्को रूबियो याद रखिएगा, ठीक है, वो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग जातिगत जनगणना को लेकर। अभी केंद्र सरकार ने भी कह दिया है कि हम लोग पारदर्शी तरीके से जो है ना जाति जनगणना को लागू करेंगे नेक्स्ट सेंसस में। तो हम विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि आप बजट बताइए और किस डेट से इसको लागू करेंगे, उसको भी लेकर क्लियर कीजिए। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर बता दें, ये जो जनगणना आप देख रहे हैं, सेंसस, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये केंद्र का सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? केंद्र का। आप देखोगे ना कि सब्जेक्ट को केंद्र का लिस्ट हो गया, स्टेट का लिस्ट हो गया और कंकरेंट लिस्ट हो गया, और यहाँ पे रेसिडुअल सब्जेक्ट में बांटा जाता है, कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, केंद्र वाला जो सब्जेक्ट होता है उस पर केंद्र बनाएगी, स्टेट वाला जो सब्जेक्ट होता है उस पर स्टेट बनाएगी, कंकरेंट वाला पे जो होता है उसमें केंद्र और राज्य दोनों बनाएगी। लेकिन अल्टीमेट जो है ना वैलिड किसका रहेगा? मान लीजिए टकराव हो जाता है तो केंद्र का रहेगा। ये फैक्ट को भी याद रखेंगे, कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, देखिए
अभी भाखड़ बांध जो है ना लेकर काफी न्यूज में चल रहा है, 3-4 दिन से तो कंटिन्यू हो रहा है। और आने वाले एग्जाम में मेंस में आपसे पूछेगा जल क्राइसिस को लेकर, जल संकट को लेकर, ठीक है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, और जल संकट का जो है ना केंद्र राज्य में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये जो संघात्मक है, जो हमारा फेडरल सिस्टम है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स में यही पूछा जाएगा कि भाखड़ा बांध जो है ना उससे कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जो है ना भाखड़ बांध, ठीक है, भाखड़ बांध से जुड़े हुए हैं। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, वहां पर दिल्ली ऑप्शन दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज नहीं करना है। अब आते हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि डॉक्टरों को, जो डॉक्टर होते हैं ना, वो जेनरिक दवाओं को यहाँ पे प्रिस्क्राइब करें, ना कि ब्रांडेड दवाओं को। ब्रांडेड दवा क्या होता है ना, काफी महंगा होता है वो, और उस पर क्या होते हैं, पेटेंट करवा लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने दवा बनाया, ठीक है, मैंने बनाया और इसको जो है ना 10 ईयर के लिए क्या करवा लिए, पेटेंट करवा लिए। तो पेटेंट करवा लिए तो क्या हो गया, इस दवा को सिर्फ हम ही बनाएंगे, और जो भी इस दवा को बनाना चाहता है तो वो हमसे परमिशन लेगा। तो उससे क्या होता है, दवा जो है ना महंगी हो जाती है। और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जो एमआर होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टरों को जो ना प्रलोभन देते हैं, उनको विदेश टूर देंगे, या उनको पैकेज देंगे, या फ्लैट गिफ्ट करेंगे, या पैसे देंगे, बहुत सारे प्रलोभन देते हैं कि आप हमारे दवा को ना प्रिस्क्राइब करें पेशेंट को लेकर। तो वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में जो है ना, और हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है कि लोगों तक जो है ना सस्ती जो है सुविधाएं पहुंचे, बेहतर सुविधाएं पहुंचे, ठीक है, सभी तक सुविधाएं पहुंचे। लेकिन जब महंगी हो जाती है ना स्वास्थ्य सुविधाएं, तो लोगों तक पहुंच नहीं पाता। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न बनता है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कंट्री हो गया, और हमारे देश में जो गरीबी पॉपुलेशन भी हो गया, जहाँ पे 2 वक्त का भी जो है खाना नसीब नहीं होता, तो लोग मेडिकल फी कहाँ से दे पाएंगे। और डॉक्टरों का फी आपको पता ही है ना, बेहतरीन डॉक्टरों का फी आपको 2500-2000 रुपया लगता है। दवा का अलग ही लगेगा आपको, ऊपर से आपको बेटिंग भी लगेगा वहां पे। अगर आप डॉक्टरों को नंबर लेना चाहते हो तो 1 महीना पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो काफी यहाँ पे लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हस्तक्षेप किया कि आप जो है ना जेनरिक दवा को लिखें। अब आते हैं जेनरिक दवा क्या होता है। जेनरिक दवा क्या होता है, जो पेटेंट वाला ये ब्रांड दवा होता है ना, उसकी अवधि खत्म हो गया। मान लीजिए मैंने ये दवा बनाया, 10 साल के लिए था पेटेंट, अब वो खत्म हो गया। तो अब ये दवा कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं, थर्ड पर्सन भी बना सकता है। तो जब सभी कोई बनाने लगेंगे ना, तो वहां पे क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता है, और वहां पे क्या होता है, लागत कम हो जाता है, काफी सस्ती हो जाती है। मान लीजिए जो दवा 100 रुपए में बिक रहा था ना पहले, अब वो दवा जो है ना 2 रुपए में मिलेगा, 3 रुपए में मिलने लगेगा आपको। उसी को जेनरिक दवा कहते हैं। मटेरियल सेम ही है, जो आप देखोगे वहां पर केमिकल जो कॉम्पोजिशन होता है ब्रांडेड दवा का और जेनरिक दवा का, दोनों का सेम होता है, प्रभाव भी दोनों का सेम होता है, ठीक है। और लेकिन जेनरिक दवा क्या होता है, सस्ती होती है, जो सभी लोगों तक पहुंच हो पाएगा। अब देख लो ग्रामीण के दूर दराज में, वहां पर क्या ब्रांडेड दवा ले पाएंगे लोग, नहीं ना ले पाएंगे। तो वहां पे जेनरिक दवा काम आता है। यहाँ पर बात करेंगे क्या है, हाँ, यहाँ पे एक जो रेटिंग एजेंसी है S&P, उन्होंने भारत का जो अनुमान को घटाकर 6.3 कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछता है जीडीपी को लेकर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये देखिए अपना जीडीपी, यहाँ पे दिख रहा है ना टर्म, यहाँ पे जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है, ये अपना प्यारा सा भारत हो गया। देखिए मेंस में जब आप दोगे ना, तो भारत का मैप बनाने के लिए खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर जगह जो है ना, जैसे कि अभी आप बीपीएससी के एग्जाम देखेंगे मेंस में, वहां पे मिनरल्स के बारे में आ गया था, तो लोग मैप बना के वहां पे मिनरल्स का लोकेशन दिखा दिए, ठीक है। तो बाकी लोगों से 1-2 नंबर अधिक मिल जाता है यहाँ पे, क्लियर है। फिर वहां पे आप देखोगे और भी जगह आप मैप का यूज कर सकते हो। तो ये अपना भारत का मैप हो गया, और क्या, ठीक है। तो जीडीपी क्या होता है, जो अपने भारत का जितना भी एरिया है, टेरिटरी है ना, वहां पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे भारत का नागरिक कर रहा हो चाहे विदेशी कर रहा हो, सारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। ये चीज को आप याद रखिएगा। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। अब आते हैं देवी। ये देखिए देवी कहां गया, देवी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा आपसे, देवी जो है ना योजना किस राज्य से जुड़ा हुआ है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, ठीक। यहाँ पे 400 जो है ना इलेक्ट्रिक बसों को यहाँ पे चलाया जाएगा देवी योजना के तहत। देवी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंटर कनेक्ट, ठीक है, इंटरकनेक्ट, ये याद रखिएगा। 400 जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा, और चलाने से क्या होगा, तो वहां पे परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बूस्ट होगा। फिर वहां पे जो एयर पॉल्यूशन हो रहा था
उसमें कमी देखने को मिलेगा। महिलाओं का सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ पर पैनिक बटन का प्रावधान किया गया है, कैमरा लगाया गया है ताकि महिलाओं सुरक्षित हो। आपने देखा था निर्भया वाला कांड, बस में ये कांड हुआ था ना, तो वो सब चीज को यहाँ पर ध्यान रखा गया है ताकि हमारी महिला सुरक्षित रहे। महिलाएं सुरक्षित रहेगी तो हमारा जो इकोनॉमी जो है ना काफी अच्छे से रन कर पाएगा। क्लियर है? चलिए, और आपको पता है दिल्ली की जो अभी हेड कर रही है वो रेणुका गुप्ता ना, आई थिंक रेणुका गुप्ता है वहां की जो सीएम है, वो भी एक महिला है। और उन्होंने महिला होने के नाते वो महिलाओं के दर्द को समझती है, महिलाओं की जरूरतों को समझती है। आप देखोगे ना विशेषज्ञों का भी आप यहाँ पर कमेंट पढ़ोगे तो जब महिलाएं किसी चीज के लिए नेतृत्व करती हो ना, चाहे वो देश को लेकर हो, चाहे वो पर्यावरण के लेकर हो, तो महिलाएं जो है ना काफी बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस देती है बाकियों के मुकाबले। तो ये अच्छी चीज है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। कभी भी महिला को लेकर आप ऐसे पेपर वगैरह लिखते हैं ना तो महिलाओं के बारे में कोटेशन लिखिएगा ये वाला, ठीक है, कि कोई भी अगर काम को लेकर महिलाएं जो है ना काफी सीरियस होती है और उनका परफॉर्मेंस जो है ना बाकी की तुलना में काफी बेहतर होता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, यह है सहिष्णुता को लेकर, वो है आतंकवादी घटना को लेकर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया गया है कि लेफ्टिनेंट जो वहां पे विनय की जो वाइफ है ना, उन्होंने कहा कि जो सीधे साधे जो कश्मीरियां हैं या मुसलमान हैं, जो भोले भाले लोग हैं, जो आतंकवाद से जिनका कोई संलग्न नहीं है, उनको वहां पे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तान का सपोर्ट करते हो, चाहे वो देश के अंदर ही क्यों ना हो, चाहे वो भारत का नागरिक ही क्यों नहीं हो, चाहे वहां पर लोकल लोग ही क्यों नहीं हो, कश्मीरियों वाले लोग, ठीक है, उनको पकड़ पकड़ के उनको जितना भी कड़ा से सजा ना सब दीजिए उनको, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ गद्दार लोग जो बैठे हुए हैं, जो भारत की रोटी खाते हैं, भारत का जो यहाँ पे सेवा लेते हैं और वो लोग सेवा देते हैं पाकिस्तान को ना, तो ऐसे गद्दारों लोग को चिन्हित किया जाए और उनको जो है ना जितने भी कड़े कानून हैं उसके तहत यहाँ पर सजा दिया जाए। उन्होंने ये अपील किया है। और उन्होंने कहा कि जो भोले भाले जो कश्मीर है ना, कश्मीरियों है ना, उनको यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिला। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हाँ, ये क्या चीज है, ईडी को लेकर, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट। सबसे पहले याद रखिएगा ईडी जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर का एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, उसके तहत ये काम करता है ईडी। कब बना था? 1956 में बना था, मतलब भारत के जो संविधान जो लागू हुआ था ना उसके बाद बना था। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, आप इसको याद रखेंगे। इसको पावर मिलता है पीएमएलए 2002 का जो कानून बना था, और एफसीआरए। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार इस चीज को जिक्र कर रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं करें, क्योंकि ईडी, सीबीआई और जो केंद्रीय जो फोर्स है ना उसको लेकर राज्य को प्रॉब्लम रहता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे बांग्लादेश कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, बंगाल में जो ममता दीदी है वो जो बार बार आरोप लगाती है केंद्र पे कि वो ईडी का और सीबीआई का और यहाँ पे केंद्रीय जो फोर्स है ना उसका मिसयूज करती है, वो हमारे जो खिलाफ इसका यूज करती है। तो ये सब जो आरोप देखने को मिलता है। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे जो है ना जल स्रोत आप देख रहे हो ना, जल संकट आप देख रहे हो, क्लाइमेट चेंज के कारण अभी जो है ना जल क्राइसिस बहुत खतरनाक होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हो सके तो जल को बचाने को लेकर, जल को जागरूकता को लेकर, जल के जो उपयोग की जो तकनीक है हमारे पास उसको लेकर यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पे जल हमारा जो है ना प्रदूषित हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को यहाँ पे जिम्मेवार ठहराया गया है। वो कैसे? क्योंकि आप देखोगे एंटीबायोटिक बनाने के लिए जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, उसके तहत जो ना जो जल जो निकलते हैं, अपशिष्ट निकलते हैं, उसको नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो नदियां क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। आप देखोगे एंटीबायोटिक का जो यूज है ना एग्रीकल्चर के सेक्टर में, पशुपालन के सेक्टर में, और जो इंसान है, जो हम और आप हैं, इसका यूज काफी ज्यादा करते हैं। इससे क्या होता है? फूड चेन में प्रवेश कर जाता है, वायु में प्रवेश कर जाता है, तो हमारे इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है। क्लियर है? तो एंटीबायोटिक जो है ना आप देखोगे बार बार बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ही खुद से डॉक्टर बन के, जिसको बोलते हैं ना सेल्फ डॉक्टर, यहाँ पे लोग बन रहे हैं। आपको कुछ भी हुआ, आप मेडिकल में गए और वहां पर से एंटीबायोटिक खरीद लिए और उसका सेवन कर रहे हैं। तो ये भी हमारे इकोनॉमिक के लिए, हमारे देश की जो है ना इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है। इसी के बारे में पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। और आपको बताते हैं सुपर बग, आपने वर्ड सुना होगा, सुपर बग क्या होता है? मान लीजिए तबियत खराब होता है, ठीक है, तो वहां पे एंटीबायोटिक लेते हैं ताकि वहां पे बैक्टीरिया मर जाए। लेकिन बार बार एंटीबायोटिक खाने से क्या होता है ना, जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि जो दवा पहले खा रहे थे ना उससे बैक्टीरिया मर जा रहा था, लेकिन अब बैक्टीरिया को पता हो गया कि यही दवा इंसान बार बार खा रहा है, तो हम इसके प्रति क्या करते हैं? रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। उससे क्या होता है? दवा बैक्टीरिया पे दवा का असर नहीं होता है। फिर इससे क्या होगा? प्रॉब्लम क्या होगा? इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। और आप देखोगे ना 58,000 जो शिशुओं का मृत्यु भारत में हो जाता है इसी के कारण। तो पूरा का पूरा ये आर्टिकल लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है मेंस में देखने को मिलेगा।
और हाँ, जल को संरक्षण के लिए सरकार ने क्या क्या योजना चला रखी है, तो नमामि गंगे योजना के बारे में बात कीजिएगा, गंगा कायाकल्प के बारे में बात कीजिएगा, जल जीवन मिशन के बारे में बात कीजिएगा, एनजीटी के बारे में बात कीजिएगा, आप सेंट्रल प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है उसके बारे में बात कीजिएगा, सर्कल बना के, ठीक है, फ्लो चार्ट बना दीजिएगा और उसी में 2-3 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दीजिएगा, आपका आंसर बेहतर हो जाएगा बाकियों के हिसाब से। अब आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अभी आपको बता दें, 1 सितंबर 2024 का जो मंथ था, ईयर था, उस समय भारत का जो फॉरेन रिजर्व था ना, 704 अरब डॉलर के पास पहुंच चुका था। आपसे यही फैक्ट को लेकर ना स्टेटमेंट बना देगा कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कभी 700 के पार गया है। तो जो लोग पढ़ रहे होंगे रेगुलर, उनको पता है कि हाँ एक टाइम गया था सितंबर 2024 में। जो लोग बार बार नहीं पढ़ रहे हैं, उनको लगेगा 688 तो अरब डॉलर हमने कुछ महीना पहले पढ़ा था, तो 700 पार नहीं जा सकता। तो लोग फिर यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ना 4 चीज इसमें इंक्लूड होता है। क्या क्या होता है? एक तो एफसी है, फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा गोल्ड, थर्ड क्या होता है, आईएमएफ के पास जो भारत का रिजर्व है वो, और एसडीआर बॉक्स, ये चारों चीज इंक्लूड होता है, याद रखेंगे। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारत सिर्फ डॉलर ही नहीं, बल्कि येन भी है, पाउंड भी है, यूरो भी है, और भारत का करेंसी के साथ इसका कंपेयर कर लीजिएगा। आपको बता दें, पाउंड जो है ना 105 रुपए के आसपास चल रहा है, यूरो जो है ना 91 या 90 के आसपास चल रहा है, येन की अगर बात करें जापान का है ना 0.5 रुपीज के आसपास चल रहा है। उसके बाद हम लोग बात करें, अभी जो है 2000 नोट का जो है प्रचलन से बाहर हो गया था, ये डेट याद रखें 19 मई 2023 को, लेकिन अभी भी चल रहा है हमारी इकोनॉमी में। लगभग कितना हजार का, 6266 करोड़ रुपए का जो है ना अभी भी जो है हमारे इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या बात करेंगे, ये बिडिंगम बंदरगाह कहाँ पे है, तो केरल में है। अभी जो है ना ये न्यूज में आ गया है, बोलेगा कि बिडिंगम अंतरराष्ट्रीय जो बंदरगाह का अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है, वो कहाँ पे है, तो तिरुवनंतपुरम केरल में है। इसको फैक्ट को याद रखिएगा। और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे ना बहुत गहराई वाला यहाँ पे बंदरगाह बनाया गया है, ताकि बड़े से बड़े जो कंटेनर जो जहाज होते हैं ना, उसको यहाँ पे क्या किया जाए, पार्किंग किया जाए, यहाँ पे माल को आवागमन किया जाए। ये है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। और भारत सरकार ने जो है ना 58,000 करोड़ रुपया का यहाँ पे परियोजना को यहाँ पे क्या किया, मंजूरी दिया है। तो इन्होंने कहा है कि भारत जो है ना सिर्फ हथियारों से मजबूत नहीं हो रहा, बल्कि अनेकताओं में जो एकता है हमारे यहाँ, उससे भी मजबूत हो रहा है। अभी आप देखोगे, डीआरडीओ का जो मिसाइल प्रशिक्षण जो केंद्र है ना स्थापित किया गया है, कहाँ पे, इस जगह को याद रखिएगा, ये देखिए, नागिया लंका, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट पूछ लेगा कि अभी डीआरडीओ का जो मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र जो है ना किस जगह बन रहा है, तो नागिया लंका बन रहा है, याद रखेंगे। और इसका नाम रखा गया है नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज। ये है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता ही है। तो अफगानिस्तान में एक जगह है बगराम हवाई पट्टी। आपसे सीधा ये क्वेश्चन पूछेगा कि बगराम हवाई पट्टी जो सुर्खियों में रहा था, किस जगह या किस देश में देखने को मिलेगा, तो अफगानिस्तान। और चाइना ने इस पर भी कब्जा करके रखा हुआ है, पहले ये जो अमेरिका के कंट्रोल में था। तो ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अपना फीडबैक देना ना भूलें। फीडबैक ही जो है हमें आपको और हमसे जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।